फ्रेंड्स, हम सब ये बात जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल टैक्स रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज अमाउंट स्टेट्स के साथ शेयर होता है। यहां पर भारत के स्टेट्स की डिमांड है कि टोटल टैक्स रेवेन्यू का 50% हमारे साथ शेयर किया जाए। उसके पीछे का रीजन ये है कि स्टेट्स का ये कहना है कि जीएसटी आने के बाद से उनकी टैक्स ऑटोनॉमी कम हुई है, फिस्कल स्पेस कम हुआ है और जो एक्सपेंडिचर है वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन फाइनेंस कमीशन ने यहां पे रिकमेंड किया है कि शेयर सिर्फ 41% का होगा। तो पहला सवाल तो यह उठता है कि क्या यहां पे स्टेट्स को साइडलाइन किया जा रहा है। दूसरा सवाल यहां पर यह उठता है कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा लिया गया यह स्टेप क्या फिस्कल प्रूडेंस को और बेहतर करता है, फिस्कल डिसिप्लिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों इस पूरे वीडियो में आज हम ये समझेंगे कि क्या ये 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है। दूसरा, वीडियो के एंड में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एक्चुअली में क्या ये फिस्कल डिसिप्लिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल था या यहां पर स्टेट्स को थोड़ा सा साइडलाइन किया जा रहा है। और तीसरी चीज, क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा जो वीडियो के एंड में आपको दिखेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को और बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहली बात तो 16th फाइनेंस कमीशन का या फाइनेंस कमीशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो फाइनेंस कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280। इसका काम क्या होता है? टू रिकमेंड वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन का मतलब होता है कितना अमाउंट डिविजिबल पूल का सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट्स को मिलेगा। दूसरा होता है रिकमेंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का मतलब जो टोटल अमाउंट स्टेट्स को मिला है वो स्टेट्स में कैसे डिवाइड किया जाएगा। तीसरा, कितने ग्रांट एंड एड्स इनको दिए जाएंगे। और चौथा, मेजर्स फॉर फिस्कल स्टेबिलिटी, मतलब पूरी फिस्कल स्टेबिलिटी कैसे ली जाएगी। 16th फाइनेंस कमीशन को चेयर किया है अरविंद पनगड़िया जी ने और जिसका शिफ्ट बेसिकली जो थीम है वो ये है कि एंटाइटल्ड बेस्ड फेडरलिज्म से हमें मूव करना है कंप्लायंस एंड परफॉर्मेंस बेस्ड फेडरलिज्म की तरफ। तो ये दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे अगर बात करें तो सबसे पहले समझेंगे वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या है। अब यहीं पर सारा ट्विस्ट है। देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वर्टिकल डिवोल्यूशन में यह कहा गया है कि फाइनेंस कमीशन ने 41% ही रखा है डिविजिबल पूल का जो 15th फाइनेंस कमीशन ने रखा था। लेकिन फ्रेंड्स यहीं पर तो ये कंफ्यूजन है और यहीं पर ये सारी बात भी है। एक्चुअली जो ये डिविजिबल पूल होता है इसमें से कुछ अमाउंट को एक्सक्लूड किया जाता है। वो अमाउंट है सेस का, सरचार्ज का और कॉस्ट ऑफ कलेक्शन का। अब यहां पर एक बात समझिए कि जो सेस, सरचार्ज और कॉस्ट ऑफ कलेक्शन वाली बात है इसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि सेस का जो अमाउंट होता है वो स्टेट्स के साथ शेयर नहीं होता, ना ही सरचार्ज का अमाउंट स्टेट्स के साथ शेयर होता है। यानी कि अगर सेस और सरचार्ज का अमाउंट ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल डिविजिबल पूल का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। यानी कि 100 रुपए अगर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कमाती है और उसमें से अगर सेस और सरचार्ज के 11 रुपए होते हैं तो टोटल 41% किसका निकाला जाएगा? 41% निकाला जाएगा 89 रुपीस का, ना कि 100 रुपीस का। तो मेजरली अगर देखा जाए तो स्टेट्स का जो इफेक्टिव रेवेन्यू है वो भी यहां कम हो रहा है। तो यह बात समझनी बहुत जरूरी थी इसमें। दूसरी बात है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। उससे पहले आप सब मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर मैं बहुत सारी पीडीएफ्स डालता हूं, बहुत सारे वीडियोस डालता हूं और साथ साथ में जो बच्चे 2027-28 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं इकोनॉमी के एडिटोरियल्स, ताकि उनको दिक्कत ना आए। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं जहां पर मैं शॉर्ट रील्स बनाता हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जैसे रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस है, रियल सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर में क्या डिफरेंस है, इन्फ्लेशन के टर्म्स कौन कौन से होते हैं। तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो पहले तो एक बार ये देखेंगे हम कि 15th फाइनेंस कमीशन और 16th फाइनेंस कमीशन में चेंज कहां कहां पे है। क्योंकि एक सवाल प्रीलिम्स में यह बन सकता है कि कौन से पैरामीटर पे 15th फाइनेंस कमीशन और 16th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन डिफरेंट हुआ है। तो एक जो सबसे बड़ी बात यहां ध्यान रखनी है कि 15th फाइनेंस कमीशन ने कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाली कोई चीज वहां नहीं होती थी। यानी जो स्टेट्स जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे उनको 16th फाइनेंस कमीशन ने यहां पर रिवॉर्ड दिया है। 15th फाइनेंस कमीशन के केस में यह नहीं हुआ करता था। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो हमें ध्यान देना है। और इस पूरे
ये जो पूरे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन वाला क्राइटेरिया है, इसको हम डिटेल में अब समझना शुरू करते हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का मतलब है कि मान लेते हैं कि जो टोटल रेवेन्यू आया है उसमें स्टेट्स के बीच में वो रेवेन्यू कैसे डिसाइड होगा, ये हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होता है। तो पहला पॉइंट है यहां पे इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस का जो परसेंटेज है दैट इज 42.5, जो कि हाईएस्ट है। 15th फाइनेंस कमीशन के टाइम पे ये 45% था, जिसको रिड्यूस कर दिया गया है 42.5% पे। ये होता क्या है, हम स्टेट्स की बेसिकली पर कैपिटा अमाउंट निकाल लेते हैं भारत के टॉप 3 रिचेस्ट स्टेट्स का। मान लेते हैं भारत के जो टॉप 3 रिचेस्ट स्टेट है XYZ, उनकी जीएसडीपी पर कैपिटा एवरेज 1 लाख रुपए है। और अब जितने स्टेट्स का वो कम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल XYZ का जो जीएसडीपी एवरेज हमने पर कैपिटा निकाला है वो 1 लाख रुपए है। अब मान लीजिए कोई स्टेट है, लेट्स से ए स्टेट का पर कैपिटा है 70,000, बी स्टेट का पर कैपिटा है 60,000 और सी स्टेट का पर कैपिटा है 40,000। तो यहां पर जितना आप दूरी रहोगे उस हाईएस्ट वाले एवरेज से, उतना ही ज्यादा फंड दिया जाएगा। दैट मींस जितने स्टेट्स की ये लोअर इनकम होगी पर कैपिटा की, उनको उतना ही ज्यादा शेयर प्रोवाइड किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव है इक्विटी लाना, लेकिन अब यहां पर जो ये वेट रिड्यूस किया गया है, इसका कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव दिख रहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा हम उन स्टेट्स के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं जो कि ओवरऑल इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा दें। तो यानी कि पर कैपिटा एवरेज जो 3 स्टेट्स का हमने निकाला है, रिचेस्ट स्टेट्स का, उससे कितना दूरी पर हैं हम बाकी स्टेट्स, वो यहां पर देखा जाएगा। तो जितना ज्यादा दूरी पे होंगे वो स्टेट्स, उनको उतना ही अमाउंट ज्यादा प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करेंगे पॉपुलेशन 2011 सेंसस के हिसाब से, यानी 17.5% का वेटेज दिया गया है पॉपुलेशन पर। जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है उनको यहां पर सीधा सीधा फायदा है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा जो चल रहा है इस समय इंडिया में, वो है सदर्न स्टेट्स आर नॉट हैप्पी विद दिस। सदर्न स्टेट्स का यह कहना है कि अगर हम हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें इसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। यानी टोटल जो अमाउंट है जो स्टेट्स में बंटना चाहिए, उसमें 17.5% का शेयर सिर्फ पॉपुलेशन का है। दैट मीन्स जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है उनको यहां पर ज्यादा शेयर दिया जाएगा। एंड दैट इज द मेजर रीजन कि व्हाई सदर्न स्टेट्स आर सेइंग दैट इफ वी आर कंट्रोलिंग आवर पॉपुलेशन, व्हाई दिस परसेंटेज अमाउंट शुड बी गिवन टू दोज स्टेट्स हु आर कंट्रोलिंग देयर पॉपुलेशन। तो यहां पर ये एक बात जो है थोड़ी सी डिस्प्यूटेबल चल रही है। तीसरा है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एक अच्छा चेंज यहां पर लाया गया, जिसमें कहा है कि जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन ग्रोथ 1971 से 2011 में कम हुई है, उन्हें यहां पे ज्यादा रिवॉर्ड दिया जा रहा है। यानी कि 1971 से 2011 के बीच में लगभग जो 40 साल है, इन 40 सालों में जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई है, उन्हें यहां पर ज्यादा रिवॉर्ड दिया जाएगा, जिसका ओवरऑल वेट है 10%। फिर बात करेंगे एरिया की। जो स्टेट्स का एरिया बेस बड़ा है, यानी फॉर एग्जांपल राजस्थान का एरिया इंडिया में हाईएस्ट है, उन स्टेट्स को भी यहां पर 10% का वेट असाइन है। यानी जितना बड़ा स्टेट होगा उसको उतनी ही इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट उसकी बढ़ेगी। तो यहां पे एरिया का जो वेट है दैट इज 10%। फिर अगर आगे बात करें फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी की, हम सब ये बात जानते हैं कि इंडिया का टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। इसमें फॉरेस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जिन स्टेट्स ने फॉरेस्ट का एरिया शेयर बढ़ाया है, फॉरेस्ट कवर बढ़ाया है, उनको यहां 10% का वेट दिया जा रहा है। दैट मीन्स स्पेशली मध्य प्रदेश इज गेटिंग अ गुड एडवांटेज फ्रॉम दिस फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, और उनको रिवॉर्ड मिलना भी चाहिए, क्योंकि जो स्टेट्स फॉरेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर हैं और उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, दे शुड गेट अ प्रॉपर शेयर फ्रॉम दैट। अगला जो कंपोनेंट है, ये एक प्रोबेबल सवाल प्रीलिम्स में हो सकता है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ये नया पार्ट यहां पर ऐड करा गया है। यानी जो स्टेट्स जीडीपी में कंट्रीब्यूट ज्यादा करेंगे, उन्हें यहां पर उसका वेट 10% असाइन किया गया है। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत के वो स्टेट्स जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा करते हैं, दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम इट। तो ओवरऑल ये हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है जो पूरी तरह से बनाया गया है। अब बात करते हैं ग्रांट इन एड की। तो एक पॉइंट जो यहां पर बहुत बड़ा चेंज लाया गया है वो है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को अब खत्म कर दिया गया है। पहले तो ये समझते हैं रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट होता है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट को माइनस कर दें। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं, सैलरी, लॉ एंड ऑर्डर, पेंशन। वही रेवेन्यू रिसीट होती है शॉर्ट टर्म इनकम, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट से मिली है, डिविडेंड से मिली है, फीस पेनल्टी फाइन से मिली है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जब रेवेन्यू रिसीट को माइनस कर देते हैं तो दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। अब क्या होता था कि जो हिल स्टेट्स है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, इनके रेवेन्यू डेफिसिट कई बार
होते थे जिसकी वजह से उन्हें ग्रांट्स मिलते थे। लेकिन 16th फाइनेंस कमीशन ने यहां पे इसको पूरी तरह से हटा दिया है। फिर बात करेंगे लोकल बॉडी ग्रांट, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। लोकल बॉडी ग्रांट्स जो होते हैं ये पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज को दिए जाते हैं। तो 16th फाइनेंस कमीशन में टोटल जो लोकल बॉडी ग्रांट्स को दिए जाने हैं वो दिए जाने हैं 8 लाख करोड़ के, जिसको स्प्लिट करा गया है 4.4 लाख करोड़ गांवों में और 3.6 लाख करोड़ अर्बन एरियाज में, जिसमें से 80% तो बेसिक ग्रांट है और 20% परफॉर्मेंस ग्रांट है। यानी जो म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत अच्छा काम करेंगी उनको परफॉर्मेंस ग्रांट उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जाएगा, और 80% बेसिक ग्रांट फिक्स करी गई है। इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड करा गया, 50% अनटाइड, 50% टाइड। यानी कि कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है और साथ साथ में स्टेट्स को रिकमेंड किया है कि भाई ये चीजें जो हैं हर म्युनिसिपैलिटी और पंचायत में डेवलप होनी चाहिए, जैसे प्रॉपर सैनिटेशन हो, प्रॉपर पानी की व्यवस्था हो, ठीक ठाक अच्छे से स्कूल बनाने हो, ये सब जो चीजें इस पर 50% दिया जाएगा। उसके अलावा जो बाकी पर्टिकुलर म्युनिसिपैलिटी और पंचायत को लगता है कि हमारे गांव में या हमारी म्युनिसिपैलिटी में इन चीजों की कमी है, वो 50% बाकी उस पर खर्च कर सकते हैं। तो 80% का जो बेसिक ग्रांट है ये दो पार्ट में डिवाइड है, टाइड एंड अनटाइड। यानी कि एक ऐसे एक्सपेंडिचर जो रिकमेंडेड है सेंटर के द्वारा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सैनिटेशन पे, वाटर पे आपको खर्च करने, और बाकी जो 50% है वो पर्टिकुलर म्युनिसिपैलिटी और पंचायत अपने नीड के अकॉर्डिंग खर्च कर सकती है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट दी जा रही है एसडीआरएफ, एसडीएमएफ को। 16th फाइनेंस कमीशन में ये 2.04 लाख करोड़ है, जिसमें कॉस्ट शेयरिंग बेसिकली जो है वो फॉर्मूला बेस्ड पे 90:10 नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स को और 75:25 फॉर अदर स्टेट्स, जिसमें से 75% अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट और 25% स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेंगे। अगर बात करें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज की, तो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट जो थे वो अब बंद हो गए हैं। पहले क्या होता था, 15th फाइनेंस कमीशन में सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट मिलती थी, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, जुडिशरी में। अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 16th फाइनेंस कमीशन ने, और यहां पे स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स भी दी जाती थी, लेकिन अब उसे भी यहां पर बंद कर दिया गया है। यानी कि ये सारे जो चेंजेस हैं ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फ्रेंड्स। आगे बात करें तो फिस्कल डिसिप्लिन पर भी सरकार का बहुत बड़ा जोर है। इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि क्या 16th फाइनेंस कमीशन के जो ये रिकमेंडेशन है ये फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ भी मूव कर रहे हैं क्या, क्योंकि फिस्कल डिसिप्लिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें फिस्कल डेफिसिट्स को कम करना है। तो सरकार ने यहां पर बोला है कि पहली बात तो जितने भी राज्य सरकार हैं उन्हें अपनी सस्टेनेबल लिमिट्स के बियॉन्ड स्पेंड नहीं करना चाहिए, बोरोइंग को कंट्रोल करें, डेट जो है वो अनकंट्रोलेबल फॉर्म में नहीं बढ़नी चाहिए। डेट जो है वो बेसिकली आप लीजिए लेकिन वो सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्रिएट ज्यादा करें जो कि लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू जनरेट करके दे, अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी हो और कोई भी हिडन लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ये सारे फिस्कल डिसिप्लिन के टूल्स होते हैं। अब यहां पर फिस्कल डेफिसिट कैप जो लगाया गया है, स्टेट्स के लिए कहा गया है कि आपको ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3% पर रखना है, और सेंटर जो है ये 2030-31 तक अपने फिस्कल डेफिसिट को 3.5% ऑफ जीडीपी तक उनको रिड्यूस करना है। एक और बहुत बड़ा चेंज यहां पर लाया गया है कि ऑफ बजट बोरोइंग को यहां पे एंड किया गया है। पहले ऐसा बहुत होता था कि ऑफ बजट बोरोइंग होती थी अलग अलग तरीके से, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के थ्रू, स्टेट कॉर्पोरेशंस जो थे पीएसई के थ्रू, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के थ्रू। लेकिन अब यहां पर बोला गया कि ऑफ बजट बोरोइंग को खत्म करिए, क्योंकि ऑफ बजट बोरोइंग जो होती थी ये बजट का पार्ट नहीं होती थी, इसीलिए फिस्कल डेफिसिट में यूजुअली ये रिकॉर्ड नहीं होता था। लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये बर्डन तो होता ही था ना स्टेट पे। तो यहां पर अब ये बोला गया कि ऑफ बजट बोरोइंग को खत्म करिए, और साथ साथ में ऑफ बजट बोरोइंग जो है खत्म करने का मतलब यहां पर यह है कि ऑफ बजट बोरोइंग जो है वो फिस्कल डेफिसिट के अंदर ही इंक्लूड होगा। ठीक है, तो जो पहले खत्म करने का मतलब मेरा सेंस ये नहीं था कि मतलब इसको बंद कर दो। ऑफ बजट बोरोइंग जो आप करेंगे वो अब आप फिस्कल डेफिसिट के अंदर इंक्लूड करके दिखाएंगे, तो कोई भी हिडन लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टेट्स, पर्टिकुलर स्टेट ने ऑफ बजट बोरोइंग करी, अब अगर मान लीजिए नेक्स्ट इलेक्शन में दूसरी स्टेट गवर्नमेंट आती है तो फिर ये बर्डन उनके ऊपर भी शिफ्ट होता है। तो यहां पर यह बोला गया कि कोई भी हिडन लायबिलिटी नहीं होगी और ऑफ बजट बोरोइंग फिस्कल डेफिसिट का पार्ट बनाया जाएगा। इसके अलावा सब्सिडीज को रैशनलाइज करना है, क्योंकि ओवरऑल देखा जा रहा है कि कैश ट्रांसफर स्कीम्स जो है बहुत तेजी से बढ़ी हैं। 21 स्टेट्स ने स्पेंडिंग जो है सब्सिडी की वो 3% से लगभग 20% के ऊपर हो गई है। तो यहां पर कमीशन का ये कंसर्न है कि अनकंडीशनल कैश
प्राइसिंग जो कैश ट्रांसफर जो होता है ये पॉलिटिकल पॉपुलिज्म का एक टारगेट है। इसमें बेसिकली कोई टारगेटिंग नहीं करी जाती, यानी टारगेट बेस्ड इंटरवेंशन नहीं है, कोई प्रॉपर रैशनलाइजेशन नहीं है, और लॉन्ग टर्म में ये फिर फिस्कल डेफिसिट्स को बढ़ाता है। तो ये इस तरह के जो कैश ट्रांसफर्स हैं इनको भी रिड्यूस करना, प्रॉपर रैशनल तरीके से इसका ध्यान रखना है ताकि ओवरऑल ये फिस्कल डेफिसिट्स को फिर फर्दर इंक्रीज ना कर दे। इसके अलावा कंबाइंड डेट रिडक्शन पाथ अगर बात करें तो सेंटर प्लस स्टेट को ये जो कंबाइंड रिडक्शन करना है डेट को, ये लगभग 73.1% के आसपास लाना है 2030-31 तक। दिस मींस ग्रेजुअल डेट कंसोलिडेशन। उसके अलावा पावर सेक्टर डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको, ये मैंने आपको क्लासेस में भी बहुत बार बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है डिस्कॉम के लॉसेस की, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर सेक्टर में, दैट इज अगेन अ मेजर चैलेंज। तो प्राइवेटाइजेशन को एनकरेज करिए स्पेशली डिस्कॉम में, ताकि जो ओवरऑल कॉस्ट एस्केलेट हो रही है वो कम हो सके। इसके अलावा रीपेमेंट जो है वो सिर्फ तब होगा जब रिफॉर्म्स प्रॉपर लाए जाएंगे। तो ये सारी बातें यहां पर कही गई हैं। फिर पीएसई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में यहां पर बोला गया 308 इनएक्टिव स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बंद कर दिया जाएगा। लॉस मेकिंग पीएसईज का रिव्यू किया जाएगा आफ्टर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, ताकि जो स्टेट्स के जो फाइनेंसेस हैं उन पे प्रॉपर कंट्रोल रखा जाए। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इन टैक्स डेटा कमीशन ने रिकमेंड किया है कि एनुअल डिस्क्लोजर ऑफ कैग सर्टिफाइड नेट टैक्स प्रोसीड अंडर आर्टिकल 279, ताकि डिविजिबल पूल में क्लैरिटी आ सके कि स्टेट्स को कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है। तो ये सारे जो फिस्कल डिसिप्लिन फ्रेमवर्क के अंदर ये पॉइंट्स डाले गए हैं। अब आपके सामने मैंने यहां पे एक क्वेश्चन रखा है, आप इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। साथ में अब आप मुझे कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेप लिया गया है फाइनेंस कमीशन के द्वारा, ये बेसिकली स्टेट्स को साइडलाइन करने के लिए है या ये फिस्कल प्रूडेंस या फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए लिया गया एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। तो मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब मुझसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, एंड यू ऑल कैन ज्वाइन माय इंस्टाग्राम चैनल एज वेल। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।